जय हिंद मित्रों, मैं संदीप मारू आप सभी का एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस एक्सेल के पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम एक्सेल स्टार्ट करने से लेकर पूरी कंप्लीटली रिजल्ट शीट कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए आप या तो विंडो आर की सहायता ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली विंडो की का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहली ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम विंडो आर की सहायता से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सेल 2010। ठीक है, अगर आपके पास 2007 या 2013 या कोई और भी वर्जन है तो आप चिंता ना करें, सभी में सेम चीज़ें, बस कुछ चीज़ें इधर उधर हैं। ओके, तो ये रहा एक्सेल का इंटरफेस, जहाँ पर फाइल मेन्यू सेम ऐसे ही। अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले हम फाइल मेन्यू, होम टैब, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैं आपको इस बात से आश्वस्त करवा देता हूँ कि अभी तक हमने जो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, जो सीरीज कंप्लीट किए, नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, एमएस वर्ड की, उस तरीके से हम एक्सेल को नहीं पढ़ने वाले हैं। एक्सेल में सबसे पहले हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। हम टैब्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों के साथ हम एक्सेल को फिनिश करेंगे। ठीक है, हम लास्ट जब हमारा एक्सेल एंडिंग पॉइंट पर होगा तब हम इनका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अभी हम इन पार्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करेंगे, इन सभी ग्रुप्स का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हालांकि आप सभी को पता ही है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है ना। तो हम एक एक चीज़ों को यूज़ कर बाकायदा करेंगे, बट मैं आपको सीरियल वाइज नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले होम टैब में हम बोल्ड कैसे करेंगे, इटालिक कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस एक्सेल को पढ़ाने का थोड़ा सा मेरा तरीका कुछ अलग होगा, सभी एप्लीकेशन से अलग होगा। हाँ, पर मैं इस चीज़ का आश्वासन आपको ज़रूर दिलाता हूँ कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको डाउट रहे या छोड़ दी जाए। ठीक है, हर चीज़ को कवर करवाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है, जहाँ पर फाइल को सेव करना ओवरऑल आपको पता ही है। ठीक है, एक्सेल में एक वर्कबुक होती है और वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती है, जैसे शीट 1, 2, 3। ठीक है, हज़ारों शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं और एक्सेल में हम बड़े से बड़े डाटा पर भी काम कर सकते हैं। एक्सेल एक तरीके से कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी शीट पर हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सेल में कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं, तो देखिए एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो देखिए पहले हम कॉलम देख लेते हैं कि एक्सेल में एक्चुअली कितने कॉलम होते हैं। ओके, तो 16,384 कॉलम एक्सेल में होते हैं। ओके, 16,384। अगर बात की जाए कि एक्सेल में टोटल कितनी रो होती हैं, तो देखिए 10,48,576। जी हाँ, 10,48,576 रो एक्सेल में होती हैं, रो एक्सेल में होती हैं। ओके, तो ये इंटरव्यू के बेस्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि भैया बताइए एक्सेल में कितने रो एंड कितने कॉलम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेल में आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे हम एक्सेल में शीट इंसर्ट करेंगे सो दैट मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो एक्सेल में यहाँ पर तो फिलहाल 3 ही शीट है। अगर मुझे और भी एडवांस या एक्स्ट्रा शीट्स इंसर्ट करना है तो यहाँ पर ये जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं और इन शीट्स को आप अपने अकॉर्डिंग नेम भी दे सकते हैं। कैसे, तो शीट पर क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करना है एंड दैट यहाँ पर रीनेम ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आप इस शीट को नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं रिजल्ट शीट। ओके, ऐसे। चलिए, ये तो हुई बात एक्सेल में रो, कॉलम एंड शीट की। चलिए, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं रिजल्ट शीट की ओर। ठीक है, तो रिजल्ट शीट आज हमारा मेन टारगेट है कि कैसे हम एक्सेल में रिजल्ट शीट कंप्लीट करेंगे। मैंने आपके लिए शीट्स रेडी करके गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दी हैं। ठीक है, उसे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं से भी ले सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पर पहुंचेंगे और आप आसानी से जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर प्रॉपर टू प्रॉपर
देख सकते हैं। ओके, और मैंने यहाँ पर भी डाटा रेडी रखा है ताकि बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए आपका काम परफेक्ट तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजल्ट शीट। तो यहाँ पर मेरे द्वारा बनाई गई रिजल्ट शीट मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपका अधिक टाइम वेस्ट ना। ओके, तो थोड़ा सा करेंगे हम वेट और आ जाते हैं रिजल्ट शीट पर। तो मैं अपनी रिजल्ट शीट निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो जी हाँ, इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये रही हमारी रिजल्ट शीट। ठीक है, तो रिजल्ट शीट में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और उनके रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है, उनके रैंक निकालना है, उनके ग्रेड्स निकालना है। ठीक है, और उन्हें रिमार्क देना है। जैसे कि हमारे रिजल्ट्स के पीछे लिखा होता है किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड, बैड, फेल। ठीक है, तो ये रिमार्क्स इसे हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे रिजल्ट शीट पर काम करेंगे, इसी के साथ हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज भी यहाँ पर जानने वाले हैं। सो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए, तो कुछ चीज़ें जो मैंने पहले से ही लिख रखी हैं और कुछ चीज़ें जिन पर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर्स लिख रखा है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा कि आखिर में हम एक्सेल में कैसे काम करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सेल में काम करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है AD7, ये जो बॉक्स होता है ये होता है नेम बॉक्स। ठीक है, ये जिस सेल में आपका माउस कर्सर है उस सेल का नेम बताता है। ये किस तरीके से बता रहा है ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर है एक वर्टिकल लाइन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सेल का नेम जनरेट हो रहा है, बना रहा है। ओके, जैसे कि अगर मैं माउस कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर इसका नेम बॉक्स क्या दिखाया जाएगा, AF13। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो के कॉम्बिनेशन से नेम बॉक्स बनता है, और इसी नेम बॉक्स के अकॉर्डिंग हम एक्सेल में काम करने वाले हैं। ठीक है, इसी के जस्ट पास में आता है FX, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स। ठीक है, फॉर्मूला बॉक्स अगर हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला टाइप करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया है 10 - 5, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5। तो ये बता, अब यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी 5 लग रहा है कि यहाँ पर 5 ही लिखा हुआ है, बट अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये 5 कैसे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप फॉर्मूले के थ्रू ऐसे देख सकते हो कि भैया 10 में से 5 माइनस हुआ है, उस कारण से 5 आया है। एक्सेल में इज इक्वल टू का बड़ा महत्व रहता है, ये किसी भी फॉर्मूले को एक्टिव करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी फॉर्मूले पर काम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। सो दैट ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आपको बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर लाइन कैसे देंगे, हम कलर्स कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, ये आप यहाँ होम टैब से कर सकते हैं। ये मैंने MS वर्ड में परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं सीरियल नंबर्स, और सीरियल नंबर्स के बाद मैंने यहाँ पर 30 से 40 से 50 बच्चों के रिजल्ट्स को यहाँ पर इंटर किया है, उनकी एंट्री की है। ठीक है, उसमें उनके नेम, उनके पिताजी के नाम, उनके माताजी के नाम और उनके रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर्स को यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ है। ठीक है, आपको ये शीट मिली हुई है, आप इसकी सहायता से अपनी प्रैक्टिस घर पर रहकर आराम से कर सकते हैं। ओके, बट आपको मेहनत तो करनी ही होगी। ओके, अब यहाँ पर ही भैया मार्क्स हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन सब्जेक्ट के नेम डालेंगे और उनके मार्क्स को यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, ये मार्क्स मैंने आउट ऑफ 100 में से दिए हैं, आप आउट ऑफ 13, 15 जो भी आपका सब्जेक्ट मार्क्स क्राइटेरिया है आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये 10th के रिजल्ट को बस मान कर ये रिजल्ट तैयार किए हैं कि भैया मैं 10th के रिजल्ट शीट बना रहा हूँ। ठीक है, तो 10th के रिजल्ट शीट में यही सब्जेक्ट्स होते हैं और 100 का ही पेपर होता है। ठीक है, अभी पैटर्न चेंज हुआ हो तो बात अलग है, हाँ, बट आप चेंज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मैंने अभी सभी विषय को 100 नंबर्स का माना है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने नंबर्स दिए हैं। मैं आपको ये श्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सारे डाटा काल्पनिक ही। ठीक है, जब आप काम करेंगे तो आपके पास वो डाटा होंगे और आपको उन्हीं डाटा पर काम करना है, बट मैं इन काल्पनिक डाटाओं के थ्रू इनसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक्सेस पर काम करेंगे, कैसे आप सभी जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे। ओके, तो कोई भी अपने नाम्स को लेकर या फिर मार्क्स को लेकर कमेंट ना करें। ठीक है,
चलिए, तो फिलहाल यहाँ तक का डाटा मैंने बना लिया है। अब हम इसके आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं जो डाटा है पूरा ओवरऑल इरेज कर देता हूँ, ताकि आपके सामने फॉर्मूले लगाएंगे और चीज़ों को हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे क्या बनती है। तो सब्जेक्ट तक आप अपना काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे काउंट ऑप्शन पर। अच्छा, काउंट से हम फॉर्मूला देना स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ों को हम डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले काउंट का मतलब होता क्या है एक्चुअली? तो काउंट का मतलब होता है गिनना। शुरू से हमें यही सिखाया जा रहा है, काउंट का मतलब होता है गिनना। बिल्कुल सही है, काउंट का मतलब होता ही है गिनना। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस चीज़ को गिनेंगे? मम्मी पापा को गिनकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम रिजल्ट शीट पर काम कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें यहाँ पर काउंट करना है तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे सब्जेक्ट को, राइट है, सब्जेक्ट को ही काउंट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला देंगे। मैंने पहले ही बताया, किसी भी फॉर्मूले को एक्टिव करना है तो आप लगाएंगे = का साइन, और आपको अब लिखना है जो भी फॉर्मूला देना है उसका सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल, मुझे काउंट का फॉर्मूला टाइप करना है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा COUNT, और आप जैसे ही काउंट लिखेंगे तो आपको टेप बटन प्रेस करना है। नीचे और भी बहुत से यूज बता रहा है कि भैया इस काउंट के नाम से और भी बहुत से फॉर्मूले हैं, काउंट टेप, ब्लैंक, इन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इसलिए टेंशन ना कीजिए। जैसे ही आप काउंट लिखते हैं उसके बाद आपको टेप बटन प्रेस करना है, जो कि आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में होता है। इस फॉर्मूले सिंटैक्स को भी आप समझेंगे। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जो भी बोल्ड है उस पर आप काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वैल्यू 1, यानी स्टार्ट कहाँ से करना है वो वैल्यू बता दीजिए मुझे। तो मेरा सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हिंदी से स्टार्ट हो रहा है, परंतु हिंदी नहीं लिखेंगे हम। मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि सेल बुक्स के थ्रू आप काम करने वाले हैं। ओके, तो जो ये संदीप स्टूडेंट है ना, फर्स्ट जो स्टूडेंट है संदीप, इसके सब्जेक्ट को हमें काउंट करना है। ओके, तो इसका रो नंबर क्या हो रहा है? अब देखो, हम इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम एक्सेल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि हमारे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग रो नंबर क्या हो रहा है? इधर 2 हो रहा है, और कॉलम नंबर कौन सा हो रहा है? G हो रहा है। यानी हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? G2। जैसे ही आप G2 लिखोगे तो देखो यहाँ पर आपको सिलेक्शन पैन दिखाई दे रहा है, यानी कि सिलेक्ट होता हुआ सेल नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, कोमा। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद अब ये पूछा जा रहा है कि वैल्यू 2। अब हमें वैल्यू 2 पुट करना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो मुझे यहाँ से लेकर L तक आना है, वैल्यू 2 नहीं, वैल्यू 1 में ही, कि इस वैल्यू 1 में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है ओवरऑल। तो मुझे L तक कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिखा है L2। ओके, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि मुझे फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर लास्ट सब्जेक्ट को काउंट करना है कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और मैं इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करते ही मेरे पास आंसर आ रहा है 6, यानी कि टोटल ओवरऑल मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं। अब मैं नेक्स्ट का निकालूंगा रिजल्ट, वही सेम प्रोसेस = COUNT टैब बटन प्रेस करने के बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? G। अब यहाँ पर रो नंबर कौन सा है? क्योंकि अभी हम अभी हम निकाल रहे करण का, करण की रो नंबर कौन सी है? 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3, सेमीकोलन लिखेंगे। भैया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है रेंज? तो हमें निकालना है L तक का, तो हम L3 एंड इंटर। आप परफेक्ट तरीके से रो एंड कॉलम के सेल्स का परफेक्ट तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर आप चूक जाते हैं तो भैया आपको आंसर्स गलत मिलने वाले हैं। सो देखो, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताता हूँ। = COUNT टैब बटन प्रेस किया है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल G2, है ना, G2। आप अगर कुछ गलत मिस्टेक्स करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पर मैंने कर दिया L4। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज वो बिल्कुल सही पुट करना है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक्स करते हैं तो उसको आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर आप एक्सेल में गलती करते हैं तो उसे सर्च करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आपको परफेक्ट तरीके से काम करना है। सो दैट जब आप 1-2 फॉर्मूले लिख लें, उसके बाद अब कौन बार बार फॉर्मूले लिखेगा? तो उसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसा इस्तेमाल करेंगे, मज़ा आ जाएगा। जब आप एक बार फॉर्मूला निकाल लें, उसके बाद आप उसके सिलेक्ट करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉर्नर पर देखिए, मेरे माउस आइकन को देखिए, मेरे माउस आइकन को देखना ज़रा, यहाँ पर जैसे ही मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर जस्ट
कॉर्नर पे आने के बाद आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्लस आइकन दिखाई दे रहा है। इसे पकड़ के ऐसे लेफ्ट, माउस के लेफ्ट की से इसे ड्रैग करते चले जाना है, ड्रैग करते जाना है, लास्ट तक ड्रैग करते चले जाना है, और जहाँ पर आपकी शीट खत्म हो रही है वहाँ पर लाकर हमें इसे छोड़ देना है। तो ये देखिए भाई साहब, हमारा काम तो बड़ा ईजी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ चुका है। देखो ये देखो 41 का 41 है ना, ये देखिए 41। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या है 51। ओह हो भाई साहब, क्या बात है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है। तो आप एक फॉर्मूला लिखने के बाद ड्रैग करेंगे, जो कि आपका बहुत 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 ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है। चलिए, तो हमने काउंट का मतलब भी समझ लिया और कैसे हमें काउंट का फॉर्मूला देना है वो भी हमने समझ लिया है। अब हम सीखेंगे टोटल, कि भैया टोटल कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर आप टोटल किस चीज़ की निकालोगे, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि टोटल किस चीज़ का निकालना। मम्मी पापा का तो निकालने से रहे, हमें रिजल्ट शीट पर काम कर रहे हैं, तो हमें टोटल भी ऑब्वियसली सब्जेक्ट का टोटल निकालना है कि भैया 7 सब्जेक्ट में हो गए, उसको टोटल कितने मार्क्स आए हैं। तो जी हाँ, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल के लिए आप इजिकल टू, क्योंकि एक्टिव करना है, एंड देट आप यहाँ पर डालेंगे सम SUM एंड टैब बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर वन भैया कौन से नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हो। भैया मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, उसके बाद सेमीकोलन देना है, कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हूँ। तो मैं कहाँ तक कैलकुलेट करना चाहूँगा, यहाँ तक, संस्कृत तक। आप ऐसे माउस का भी हेल्प ले सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, ओके, एंड इंटर। सो इस तरीके से आपका आ गया है सम। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। अब मैं निकालूंगा जैसे कि G3 प्लस H3 प्लस I3 प्लस माइनस हो गया, ठीक है, J3 प्लस K3 प्लस, ठीक है, L3, ओके। तो इस तरीके से भी आप अपना रिजल्ट्स कंप्लीट निकाल सकते हैं। देखिए 360 आया है ना। अब मैं नॉर्मल अगर इसका इस तरह से निकालूंगा इजिकल टू सम, और आप ऐसे ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं। भाई साहब मैं मल्टीपल्स तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए, मैं इसकी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मैं इसे भी क्या कर लूँगा, ड्रैग करने अगर नहीं ठीक लग रहा है आपको, तो आप ऐसे बिल्कुल इसके पॉइंट पर आएंगे और 2 बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। ओहो भाई साहब, ड्रैग भी करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, ड्रैग भी करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई जाएगी। यहाँ पर देखिए ये 51 50, यहाँ पर देखिए भाई साहब, ठीक है, जिस रो के सामने उसी रो का डाटा आ रहा है। ये देखिए 37 to 37। इस तरीके से हम काउंट का भी और टोटल का भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और टोटल और काउंट निकालना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे मैक्सिमम। भैया मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यानी भाई साहब अगर यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है तो मैं देखना चाहूँगा कि 6 में से कोई सा ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, वो नंबर कौन से सब्जेक्ट में, मैं वो देखना चाहूँगा। तो मैं भैया यहाँ पर मैक्सिमम का इस्तेमाल करूँगा। तो इजिकल टू MAX, उसके बाद टैब बटन प्रेस करना है भाई साहब, टैब बटन। और उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है, तो मुझे हिंदी यानी G2 से लेकर कहाँ तक L2 तक स्टार्ट करना है, ओके, L2 तक, एंड इंटर। यानी 93 भाई साहब, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो 38 से ज़्यादा 93 है, 93 से डाउन 83 है, यानी अभी 93 ही बड़ा है। 93 to 93 यानी दोनों इक्वली, अभी तक 93 मार्क्स ही बड़ा है सबसे। 51 93 से छोटा है, 7 93 से छोटा, यानी इसका एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए, 93 आना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। 2 बार क्लिक करेंगे आपका आंसर आ गया है। देखिए 100 से ज़्यादा कोई है ही नहीं मार्क्स। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, जो सिलेक्ट रेंज है उसमें सबसे बड़ा मार्क्स जो होगा वो आपका रिजल्ट होगा मैक्सिमम। मिनिमम का कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो इजिकल टू MI एंड टैब बटन प्रेस करेंगे। हमें वही इन्हीं सब्जेक्ट में से मिनिमम मार्क्स यानी सबसे कम मार्क्स कौन सा है, नंबर कौन सा है, तो मैं वही रेंज सेलेक्ट करूँगा एंड लास्ट नंबर संस्कृत है हमारा सब्जेक्ट, इंटर। 7 से छोटा मार्क्स इस रेंज में है ही नहीं भाई साहब। अब ये मत बोलते ना सर 6 नंबर है यहाँ पर, ये काउंट है, काउंट हमारे फॉर्मूले के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट पर काम करना है, ओके। तो दैट आपको बात समझ आ रही होगी, ज़रूर आ रही होगी, ओके। जहाँ समझ ना आए बाकायदा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करेंगे। अब हम यहाँ पर जानेंगे एवरेज।
देखिए भाई साहब, वैसे तो एवरेज एक परसेंटेज का काम करता है, परंतु उतना परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता है। एवरेज एक फुल मार्क्स पर काम करता ही, एवरेज एक फुल मार्क्स पर काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है और 100 नंबर के, यानी 600 हो रहा है, यानी ये एक फुल नंबर है। बट अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट 75 या 50 मार्क्स का होगा तो वहाँ पर एवरेज और परसेंट अलग अलग होंगे। मैं बताता हूँ, 2 मिनट, अभी एवरेज हम समझते हैं, उसके बाद मैं आपको परसेंट एंड एवरेज दोनों का मतलब समझाता हूँ। सो दैट अभी हम एवरेज देखेंगे। इजिकल टू AVERAGE एंड टैब बटन प्रेस करेंगे। किसका एवरेज निकालना है, तो हमें इन सारे सब्जेक्ट का मिलाकर एवरेज निकालना है। तो मैं वही ओवरऑल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड शो दैट लास्ट सब्जेक्ट संस्कृत एंड नीट, यानी 60% बने हैं भाई साहब को बधाई हो। ओके 60। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो इसका करेंगे अपन कुछ ताम झाम। तो मैं इस पूरे सेल कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, और कंट्रोल के साथ आप अगर शिफ्ट, एक सेकेंड, और अगर आप कंट्रोल के साथ वन सेकेंड कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, और अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे स्पेस को तो आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं। बट अगर आपको रो सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस, जिससे आप रो को सिलेक्ट करते हैं। फिलहाल हमें कॉलम पर काम करना है तो हम कंट्रोल स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो डेसिमल प्लेसेस है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 ही रहें, बाकी जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है वो हट जाएं। तो यहाँ पर होम टैब में आपको नंबर सिस्टम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल दिखाई दे रहे हैं आपको। इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो मैं इसे कर दूंगा डिक्रीज, ओके। तो देखिए सारे 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ एडजस्ट हो चुके हैं, ओके। तो ये रहा आपका एवरेज। अब मैंने बताया था कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। चलिए, तो मान लिया कि यहाँ पर 4 पेपर हैं जो कि 100 मार्क्स के हैं, और जिसका मुझे एवरेज निकालना है, जिसमें 100 में से 50 नंबर आए, इसको 20 नंबर आए, इसको 30 नंबर आए एंड इसको 25 नंबर आए हैं। वहीं एक और चीज़ है, ध्यान से समझना भाई साहब, बड़ी गहरी चीज़ है, बड़ी ज़रूरी चीज़ भी है, ठीक है। वरना यहाँ पर जो सेकंड पेपर है वो 50 मार्क्स का है, और इसको कुछ यही मार्क्स यहाँ पर भी आए हैं, यही मार्क्स। ये 4 पेपर हुए जिसमें इसे 50 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स और 25 मार्क्स आए। वही सेकंड एग्जाम हुई जिसमें क्या हुआ कि 4 ही पेपर थे, बट जो सेकंड पेपर था वो 50 मार्क्स का था। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, यानी परसेंट निकालना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर पहले आपको एवरेज निकाल देते हैं और फिर परसेंट निकाल देंगे। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू AVERAGE, टैब बटन प्रेस करेंगे और चारों जो रेंज है उसे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि 31% आए। वहीं अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो चलिए परसेंटेज का हम थोड़ा डायरेक्टली निकालेंगे। तो इजिकल टू परसेंटेज हम टोटल मार्क्स से निकालेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स हम निकाल लेते हैं। तो इजिकल टू सम, पहले मैं टोटल मार्क्स से निकाल लेता हूँ ओवरऑल, और फिर हम उसका परसेंट निकालेंगे, है ना। परसेंट आप टोटल मार्क्स के साथ निकालते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर परसेंट निकालूंगा, तो सो दैट यहाँ पर इजिकल टू 125 मार्क्स थे, कितने में से, तो 400 में से 125 नंबर आए, उसे 400 में से उसे डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। हाँ, तो यहाँ पर अब हम जानेंगे परसेंट कैसे निकालते हैं। तो परसेंट के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, इजिकल टू यहाँ पर कितने मार्क्स आए, तो 125 मार्क्स आए, कितने में से आए, तो डिवाइड करेंगे 400, 400 में से आए। अब परसेंट के लिए हम इसे करेंगे मल्टीप्लाइंग 100, ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। और इंटर किया मैंने, इंटर करते ही देखें यहाँ पर एवरेज भी 31.25 है, परसेंट भी 31.25 है। तो अगर यहाँ पर फुल मार्क्स रहेंगे, फुल मार्क्स यानी कि कम ज़्यादा नहीं है, 400 तो 400, ये 500 600 ये फुल मार्क्स होते हैं।
बट जैसे 350, 250 है ना, 150 या 170 अगर ऐसे मार्क्स आते तो वहाँ पर एवरेज और परसेंट कुछ अलग होता है। देखते हैं नीचे, यहाँ पर मैं एवरेज, ठीक है, तो एवरेज यहाँ पर इजिकल टू एवरेज निकालेंगे एंड रेंज सिलेक्शन, ओके, इंटर। यहाँ पर मैं टोटल के साथ परसेंट निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पर टोटल इजिकल टू सम टैब बटन प्रेस करेंगे और हम इसका टोटल निकालेंगे, तो टोटल बने हैं यहाँ पर 125 मार्क्स। अब हमें निकालना है परसेंट, तो यहाँ पर हम परसेंट निकालेंगे बिल्कुल। तो इजिकल टू कितने मार्क्स आए, 125 मार्क्स आए, कितने में से मार्क्स आए हैं, तो भैया मैंने क्या बोला था, ये 100 का, ये 100 का और ये 100 का और ये 50 का, यानी 350, यानी 350, सॉरी डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड 350, अब मल्टीप्लाई 100, तो ये देखिए, तो ये होता है आपके परसेंट और एवरेज में अल्टर। जहां हाफ नंबर्स की बात होती है वहां पर एवरेज परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसलिए हमें परसेंट का सहारा लेना होता है। अदरवाइज हम नॉर्मली एवरेज से भी काम कर सकते हैं। अगर जहां फुल नंबर है वहां हम एवरेज का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, और जहां पर हाफ नंबर्स की कंडीशंस लग रही हैं वहाँ फिर हमें परसेंट का फॉर्मूला लगाना होगा, सो दैट आपको परसेंट और एवरेज परफेक्ट तरीके से समझ आया होगा। अब कोई द्वंद्व आपके माइंड में नहीं रहा होगा। चलिए, है ना, अब मैं बढ़ता हूँ अपनी कार्य की ओर वापस। चलिए, अभी तक हमने एवरेज निकाल लिया है भैया, अब हम निकालेंगे रैंक। तो हम जानेंगे रैंक, और यहाँ पर हम एवरेज के अकॉर्डिंग यानी परसेंट जिसे हम बोल सकते हैं कि भैया इन परसेंट्स के माध्यम से टॉप 1 पर कौन है, टॉप 2 पर कौन है, टॉप 3 पर कौन है और टॉप 50 पर कौन है, ये हम जानेंगे। तो रैंक के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो देखिए, रैंक हम पूरे निकालने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 मीटर की दौड़ी मतलब दौड़ हो रही है, ठीक है। एक 100 मीटर की दौड़ हो रही है जिसमें 50 बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है। ए स्थान से बी स्थान पर जाना है ना, और इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब दौड़ स्टार्ट हुई है, अब दौड़ स्टार्ट हो रही है, उसमें 50 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का पता करना है कि वो कौन से नंबर पर दौड़ रहा है। तो हमें भैया देखना होगा कि राम कहाँ दौड़ रहा है ना, ये संदीप कहाँ दौड़ रहा है, चंदन जहाँ जो भी दौड़ रहा है, अगर उसका पता करना है तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए कि हाँ वो बच्चा कहाँ दौड़ रहा है, ठीक। ऐसे हम जब रैंक निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी रैंक, किस बच्चे की रैंक निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमारी दौड़ में ए स्टार्ट पॉइंट और बी एंडिंग पॉइंट, और उसमें 50 बच्चे दौड़ रहे हैं। अब अगर हमें किसी की जानकारी निकालनी है तो हमें उसका नाम देखना होगा कि भैया किस बच्चे की जानकारी निकालना है, ठीक। वही आप रैंक में देखेंगे। रैंक किससे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो रैंक एवरेज से निकालेंगे। अब एवरेज ये है, तो एवरेज का नेम बॉक्स क्या है, क्यू, और अभी किस बच्चे का निकाल रहे हैं, 2। तो फिलहाल तो मैं रैंक लिखूंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा। रैंक लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है कि भैया किस नंबर का आप रैंक निकालना चाहते हो, तो मैं निकालना चाहूँगा Q2 का, तो मैंने लिखा है Q2। उसके बाद मैं इसे क्रॉस करूँगा तो कोमा। अब ये पूछ रहा है रेफरेंस यानी कि कहाँ से कहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, यानी रनिंग जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट की हो रही है, यानी रैंक है जो वो आपको कहाँ से कहाँ तक के बीच की निकालना है। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक के बीच की निकालना है, मुझे Q2 से निकाल कर लेकर एंडिंग जो हमारा पॉइंट है, लास्ट एंडिंग पॉइंट, जैसे हमारा 51 है तो हमें 51 तक निकालना है, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा $Q, स्टार्ट कहाँ से हो रही है रनिंग, यानी रैंकिंग 2 से, तो 2 लिखेंगे, सेमी क्लोन। एंडिंग कहाँ पर हो रहा है, तो $Q, एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा, 51, क्या है 51, ओके। ये पॉइंट्स ऐड करने के बाद आप करेंगे इंटर, यानी कि ये जो बंदा है इसके 50 बच्चों में से 8th रैंक आई है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो मैं सभी की बता देता हूँ, इसको 10 रैंक आई है, इसको 41 आई है, इसको 37 आई है, इसको 2 आई है, इसको 49, 43। अगर यही रैंकिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, अगर फॉर्मूला देखना है तो आप सेल पर क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे,
अगर मैं ये रेंज चेंज कर देता हूँ, मुझे देखना था ओनली 10 तक फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ का रैंकिंग प्लेस कुछ और होता। ओके, तो समझ में आ गया है कि कैसे आप काम करेंगे रैंक के फॉर्मूले पर। रैंक के फॉर्मूले पर अब देखो, यहाँ पर रैंक के फॉर्मूले को ध्यान से देखना, Q2 $Q2 और $Q51। अब ये जो Q2 है ये हर बार चेंज होगा, जिस सेल का हम निकालेंगे उस सेल का नाम है ही। जैसे अभी 2 का निकालना है तो 2 का है, अगर अभी हम 13 का निकालेंगे तो यहाँ पर 13 है, परंतु जो पर्टिकुलर रेंज है वो फिक्स है। भाई आप A पॉइंट से B पॉइंट की रनिंग हो रही है, पॉइंट तक की रनिंग हो रही है, तो वो पॉइंट फिक्स है, ठीक है। अब जिसका भी आपको पता करना है उसका नाम बोलते जाइए और आप पता कर लेंगे। ओके, ठीक वही रैंक के फॉर्मूले में हो रहा है, A पॉइंट B पॉइंट फिक्स है यहाँ पर, तो ये हर टाइम फिक्स रहेगा। बस जिस पर्टिकुलर पर्सन की आप रैंक निकाल रहे हैं उसका नंबर चेंज होगा, बाकी कुछ भी रैंक में चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो इसी के साथ रैंक का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। मुझे बताएं कि ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, बट आप प्लीज़ पेशेंस के साथ बैठे रहें, ठीक है, क्योंकि मैं भी फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है, क्योंकि फ़ैन का साउंड बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ आप भी पेशेंस के साथ बैठे रहिए, है ना। वीडियो लंबे ज़रूर होंगे, बट आई प्रॉमिस कि आपको हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न अवश्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ओके, अब हम निकालेंगे ग्रेड। अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रेड्स के कुछ क्राइटेरिया रेंज होते हैं कि जैसे 80+ मार्क्स आया तो उसको भैया हम देंगे A ग्रेड, है ना, 33 से नीचे आ गया तो फेल कर देंगे, ऐसे कुछ क्राइटेरिया से। तो ये सबसे सभी जगह के चेंजेस होते हैं क्राइटेरिया। मैं यहाँ पर अपना खुद का कस्टमाइज क्राइटेरिया डिसाइड करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ध्यान से समझना क्या चीज़ हो रही है। देखिए, तो मैंने क्राइटेरिया बनाया कि भाई साहब किसी को 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स आए तो 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स आए तो हम उसे देंगे A ग्रेड। किसी को 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आए तो हम उसे देंगे B ग्रेड। किसी को 40 से 40 से ज़्यादा मार्क्स आए तो हम उसे देंगे C ग्रेड। और अगर किसी को 40 से कम आए तो हम उसे कर देंगे फेल। ये हमारा कुछ बेसिक क्राइटेरिया, यानी कि ये रेंज कैसे काम करेगी, 0 से लेकर 39 तक जो भी बंदा आएगा वो फेल हो जाएगा। उसके बाद 40 से लेकर 59 तक जो भी बंदा जाएगा उसको C ग्रेड मिलेगी। 60 से लेकर 79 तक जो भी जाएगा उसे B ग्रेड मिलेगी। और 80 से लेकर जो भी 100 की रेंज क्रॉस तक जाएगा उसे A ग्रेड मिलेगी। ये इसका बेसिक सिंटैक्स का मतलब है। ओवरऑल यहाँ पर चीज़ आपको समझ आई होगी। ओके, अब देखो हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अब हम थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूले पर काम करने जा रहे हैं, बट बहुत इजी है ना। ध्यान से समझोगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशंस पर हम काम करेंगे तो वहाँ पर हम इफ़ का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट इफ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब F से ज़्यादा कंडीशंस हो वहाँ इफ़ ज़रूर आता है। चलिए, तो हम ग्रेड में वही कंडीशंस यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देंगे इजिकल टू और इफ़ बटन प्रेस करने के बाद हम टेप बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट, आप किस पर काम करना चाहेंगे। तो मैं एवरेज पर काम करना चाहूँगा। मैं एवरेज के अकॉर्डिंग ये सारे कंडीशंस अप्लाई करना चाहूँगा एवरेज पर। तो मैं यहाँ पर इस 2 नंबर वाले रो का रिजल्ट निकालना चाहूँगा। तो यहाँ पर Q2 लिखूँगा मैं, क्योंकि इधर कॉलम का नेम Q है एंड रो का नाम 2 है। तो Q2 यानी जो भी संदीप है, शायद 2 पे संदीप ही नाम है, हाँ, इस संदीप का हम रिजल्ट निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे उनकी। ओके, तो यहाँ पर Q2 ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा और इजिकल टू का मतलब होता है बराबर और बड़ा। यानी कि अब हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे कंडीशंस अप्लाई करने वाले। यानी कि एवरेज यानी Q2 मिन, अगर मैंने यहाँ पर नंबर टाइप किया 80, फर्स्ट कंडीशन 80, अगर Q2 में 80 से बड़ा, ग्रेटर देन यानी बड़ा, 80 से बड़ा, और इजिकल टू भी है, यानी कि इस पूरे का मतलब क्या हो रहा है, अगर Q2 में 80 या 80 से ज़्यादा नंबर आए तो, क्योंकि बराबर है तो वो 80 को भी लेकर चलेगा। अगर बराबर साइन नहीं होता और सिर्फ ग्रेटर देन होता तो वो 81 से स्टार्ट करता है। ओके, बट अभी हमने इजिकल टू लगाया है तो वो 80 को भी इंक्लूड होकर काम करेगा। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है 80 से ज़्यादा मार्क्स आए तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वैल्यू, जैसे आप लॉजिकल टेस्ट कॉमा के साथ क्लोज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू पूछा जा रहा है। देखो, वैल्यू ऑफ ट्रू अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सही वैल्यू क्या रहेगी,
तो उसके लिए सही वैल्यू रहेगी भाई साहब ए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए, ठीक है। बट ए एक इंग्लिश लेटर है, इसलिए हम उससे इन्वर्टेड के साथ इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जस्ट इंटर के लेफ्ट साइड में दिखाई देता है और उसे शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसे 2 बार यूज़ करके ऐसे तरीके से इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, बट ये गलत होता है, ये फॉर्मूले में परफेक्ट काम नहीं कर पाता है। हमें डबल इन्वर्टेड कोमा एक साथ ही देना है, जो कि इंटर के जस्ट लेफ्ट में होता है। शिफ्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब भी इंग्लिश लेटर या कोई साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड लेटर के अंदर ही आएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आएगा, ओके। और आप यहाँ पर टाइप करेंगे ए और इसे इन्वर्टेड से क्लोज करेंगे और फिर आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे। इस पूरे फॉर्मूले का मतलब हो रहा है कि अगर Q2 में 80 या 80 से ज़्यादा नंबर आए तो उसे ए ग्रेड दी जाएगी। अब ये पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो हम वापस इफ़ का ही इस्तेमाल करेंगे, वापस इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे Q2 पर ही कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि Q2 में, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारा क्राइटेरिया 60, तो हम लिखेंगे 60 कोमा, अब ग्रेड कौन सी 60 पर बी ग्रेड, ठीक। अगर 80 आएगा तो ए ग्रेड दी जाएगी, 60 या 60 से ज़्यादा आएंगे तो बी ग्रेड दी जाएगी। अगर ये भी नहीं होता है तो वापस थर्ड कंडीशन देंगे, इफ़ Q2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, थर्ड कंडीशन क्या है 40 की, हम 40 लिखेंगे और 40 आने पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी, सी ग्रेड, ओके। तो यहाँ पर सी ग्रेड, ये तीनों कंडीशंस हो गई कि भैया 40 से ज़्यादा आया तो सी ग्रेड। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो वो पूछ रहा है कि अगर इतना भी नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ फॉल्स, जब आपकी सारी कंडीशंस खत्म हो जाए उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ फॉल्स देना है कि भैया अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और उसे इससे डाउनफॉल मिलता है, तो आप इन्वर्टेड में लिखेंगे फेल, जो आपकी लास्ट कंडीशन है। अब आपको ये नहीं लिखना है 40 से डाउन, ये नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली दे सकते हैं कि अगर ये सारी कंडीशंस मैच नहीं होती है तो ये लास्ट कंडीशन है, ये उसे अप्लाई कर दी जाएगी उस पर और इंटर करेंगे। आपका फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है, देखिए मैं इसे रैक करूँगा, इसको 60 मार्क्स से ही तो बी ग्रेड मिला है, इसको मैंने बोला ही था। अगर इसको मैं ही नंबर चेंज करके बता देता हूँ, 80 से ज़्यादा रहते तो ए ग्रेड मिलता, अगर इसको 1 मार्क्स मिलता तो ये भाई साहब फेल हो जाता, यानी आपका फॉर्मूला परफेक्ट तरीके से काम कर रहा ही। आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, देखिए सभी पर ऑटोमेटिक वही फॉर्मूला है, 17 का 17 आ रहा है ना। इस तरीके से आपको अपने ग्रेड का फॉर्मूला निकालना है। देखिए ये भाई साहब फेल हुए हैं क्योंकि 36 मार्क्स आए और 40 पर पास होंगे, ये भाई साहब भी फेल हुए हैं क्योंकि 32 और 35 आया और यहाँ पर देखेंगे ये 37 का रिजल्ट चेक हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना है और उसके बाद आपको काम करना है, सो दैट इस तरीके से आप अपने ग्रेड का फॉर्मूला निकालेंगे। अब हमारा लास्ट चीज़ बचा है जो कि है रीमार्क, और रीमार्क पर हम कैसे काम करेंगे ये भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो रीमार्क निकालने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लूँगा कि जैसे अगर किसी को 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स आए तो उसको देंगे हम वेरी गुड, है ना। और अगर किसी को 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आए तो हम उसको देंगे गुड, और जो 40 या 40 से कम मार्क्स लाएगा, मतलब 40 से ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको हम देंगे वीक, और जो 40 से कम मार्क्स लाएगा उसको हम देंगे फैट। ये हमारी कुछ बेसिक कंडीशंस हमने डिसाइड कर रखी है, जैसे कि अक्सर आप रिजल्ट में देखते हैं। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, एक्सेलेंट, डिस्टेंस, है ना, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, बट फिलहाल मेरे लिए यही है। चलिए कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो हम एवरेज के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू जैसा ही हमने ग्रेड में दिया है सेम टू सेम कंडीशन से यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, इफ़ Q2, ठीक है, Q2 के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, अगर 80 या 80 से ज़्यादा आए हैं तो उसको देंगे हम वेरी गुड, ओके। वही सेम कंडीशन है, मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने शुरू में बहुत धीरे और इजीली बता दी। सेकंड कंडीशन 60, अगर 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो भाई साहब को मिलेगा गुड, ओके। और अगर फिर यह भी नहीं होता है तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इफ़ Q2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स आए तो उसे मिलेंगे विक, उसको रिमार्क के अंदर दिया जाएगा। और अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमारी जो लास्ट कंडीशन है उसे मिलेगा फेल, भाई साहब फेल, एंटर। देखिए ओहो क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भैया। देखिए वेरी गुड, 87 है इसका, और यहाँ पर 80 क्राइटेरिया था, ओके। ये भाई साहब हुए हैं विक,
क्योंकि इनका है 59 और मैंने बोला ही था 60, यहाँ पर 42 59 देखिए, ये देखिए 42 59 सी यानी कि ओके। सो दैट समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कंडीशंस पर काम करेंगे, कैसे हम ग्रेड और रिमार्क निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट का भी मैं रिमार्क निकालूं तो सबसे पहले आपको इनके आगे एक ब्लैंक रो या कॉलम इंसर्ट करने होंगे, ठीक है। ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना होगा। कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो बेसिकली आपको जिसके भी आगे ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिमार्क। मैं सिर्फ एक का ही रिमार्क बता रहा हूँ, बाकी की रिमार्क आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रहे हैं, जिनके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आपने प्रैक्टिस की है। तो देखो इतनी माथापच्ची करने से रहे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से, है ना। पूरा कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेम चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होने वाली। और कॉपी करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। कॉपी करने के बाद इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और मैं यहाँ रिमार्क पर आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो हमें हिंदी का रिमार्क चाहिए और यहाँ पर S2 है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी का नेम बॉक्स यहाँ पर टाइप करेंगे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो हिंदी का नेम बॉक्स क्या है, जी, यानी हम एस की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ जी, बाकी तो 2, क्योंकि हमें 2 का ही डाटा निकालना है। ओके, तो फटाफट हम थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे और ये हो चुका है करेक्शन और ये आ चुका है आपका रिजल्ट। देखिए 38 फेल, 80 वेरी गुड, 37 फेल, 49 वीक, 78 गुड, 44 वीक। इसी के साथ आप सभी के कॉलम इंसर्ट करेंगे और उन्हें रिमार्क देंगे। इसी के साथ आपकी रिजल्ट शीट खत्म हो चुकी हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कितने % ये चीज़ें समझ में आई हैं और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद। अब हम मिलेंगे कल डिस्काउंट शीट में। सो तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत।